हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी आज आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण करवाने जा रही हूं, जिसमें मैं आपको अम्ल क्षारक और लवण तथा पीएच स्केल के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अगर किसी अम्ल में नीला लिटमस पत्र डाला जाए तो वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड जिसे हम एसिड भी कहते हैं, ये एक लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। प्रबल अम्ल HCl, सेकंड H2SO4, थर्ड HNO3। दुर्बल अम्ल CH3COOH, लैक्टिक अम्ल ऑक्सीलेक्सिक अम्ल। सांद्र अम्ल उसे कहते हैं जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल बहुत कम मात्रा में होता है। तनु अम्ल सांद्र अम्ल से बिल्कुल विपरीत होता है, इसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है और जल अधिक मात्रा में होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्षारक किसे कहते हैं। क्षारक अम्लों से बिल्कुल विपरीत होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। अम्ल की भांति क्षारक भी कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल क्षारक, नंबर 2 दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक NaOH, सेकंड KOH, थर्ड Ca(OH)(2). दुर्बल अम्ल NH2OH। क्षार किसे कहते हैं? जो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे NaOH, सेकंड KOH, थर्ड Mg(OH)(2). लवण किसे कहते हैं? लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण NaCl, सेकंड KCl। सूचक किसे कहा जाता है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है, जिससे कि उसका रंग, स्वाद या बदल जाती है। उससे पता चलता है कि ये अम्ल है या क्षारीय। अर्थात सूचक का मतलब ये होता है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि वह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। अगर उसकी रंग और गंध बदल जाती है तो उससे हमें उसके अम्ल या क्षार का पता चलता है। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 कृत्रिम सूचक, नंबर 3 गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक जैसे कि नाम से पता है, जो प्रकृति से पाया जाता है, ये पौधों में पाया जाता है, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रीडिया, पौधे के फूल और हल्दी। कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ये रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनाइलफिलीन। थर्ड गंधीय सूचक, इन पदार्थों की गंध अम्ल लिए या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग का तेल आदि। अब मैं आपको बताऊंगी कि अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। यानी अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, और क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। अम्ल की अगर धातु के साथ अभिक्रिया हो तो अम्ल प्लस धातु तो क्या देते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जैसे 2HCl + Zn। 2HCl अम्ल है, Zn धातु है और इससे लवण ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार अगर क्षारक के साथ धातु अभिक्रिया करते हैं तो क्षार प्लस धातु की अभिक्रिया करवाई जाए तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जैसे 2NaOH, ये हमारा क्षार है, Zn लवण सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने अभिक्रिया करवाई उसमें हाइड्रोजन गैस निकली है या नहीं। हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए अगर जो परखनली के पास हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रेषित प्रभाव खत्म हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है NaOH + HCl। देखो NaOH हमारा क्षार है, HCl हमारा अम्ल है, दोनों की परस्पर अभिक्रिया करवाई जाती है तो NaCl + H2O बनता है। इसी प्रकार प्रबल अम्ल जब दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लीय लवण और जल प्राप्त होता है। दुर्बल अम्ल जब प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षारीय लवण एवं जल प्राप्त होता है। जब प्रबल अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीन लवण प्लस जल प्राप्त होता है। जब
अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीन लवण और जल प्राप्त होता है। अब मैं आप बताऊंगी कि अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया होती है तो हमें क्या मिलता है। धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे CaO प्लस 2HCl दोनों अभिक्रिया करते हैं तो CaCl2 प्लस CaCl2 प्राप्त होता है। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण CuO और MgO। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया किस प्रकार होती है। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। हमें किस प्रकार जल के साथ जल और अम्ल को मिलाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि अम्ल में क्षार नहीं मिलाना चाहिए, हमें जल में अम्ल मिलाना चाहिए, तभी जाके वो अभिक्रिया संपन्न होती है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ जाता है। आप जल भी सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसलिए हमें पहले जल लेना चाहिए पात्र में, फिर उसमें अम्ल मिलाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जांच करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी पुषांश है जो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच स्केल सामान्यतः 0 से 14 तक हम पीएच स्केल को ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं बात बताऊंगी कि पीएच स्केल वास्तव में होता क्या है, इसके क्या किसके लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होता है तो वो उदासीन विलयन कहलाता है। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय कहलाएगा। इवन अगर 6.9 भी होगा तो वो अम्लीय कहलाएगा, और एग्जैक्ट 7 होगा तो उदासीन कहलाएगा। यदि पीएच स्केल 7 से 14 तक के बीच में होता है तो वो क्षारक को सूचित करता है, क्षार की शक्ति उससे बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि दैनिक जीवन में पीएच का स्केल का क्या महत्व है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच पारस के बीच कार्य करता है, और वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अच्छी फसल के लिए भी हमें उसके लिए मिट्टी का पीएच स्केल ज्ञात करना पड़ता है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक होता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं ताकि उनकी उपज बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके। अब मैं हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा उदर यानी पेट, स्टमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। अगर हमारे पेट में कभी अपच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इसका कारण होता है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण हमारे उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है जो अम्ल की अत्यधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। पीएच का परिवर्तन के कारण दंत क्षय भी होता है। हमारे मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो तो दांतों का टूटना आरंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, ये जल में भी नहीं घुलता। मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने पर हमारे जो दांत होते हैं संक्षारित होने लगते हैं, और इसलिए हमें क्या कहते हैं कि संक्षारित दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर दिया जाता है। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा करता है। मधुमक्खी का कई बार हमारे को देखा होगा कि मधुमक्खी का काट लेती है तो उसमें एक दर्द और जलन का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जहाँ मधुमक्खी काटती है वो एक अम्ल छोड़ती है। उस डंक मारे हुए स्थान में अगर हम बेकिंग सोडा का प्रयोग कर ले तो आराम मिलता है। एक नेटल नाम का पौधा होता है, उसमें भी मिथाइल उसकी पत्तियों में मेथेनाइक अम्ल छोड़ देता है, जिसके कारण
कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती को रगड़कर किया जाता है। तो ये था मेरा आज का चैप्टर। आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर देना और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। धन्यवाद।